Question number 27. Prove that root 3 is an irrational number. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जो भी हमें प्रूफ करना होता है हम उसका अपोजिट उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, रूट 3 को रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ को देखिए कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट root 3 is a rational number. रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए हमने रूट 3 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर कोई रेशनल नंबर होता है तो उसमें तीन कंडीशन होती हैं, तीन उसमें पॉइंट होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पॉइंट, वो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो उसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, और क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये रूट 3 रेशनल नंबर है तो इसमें भी ये तीनों कंडीशन पाई जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। देन अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, इसके लिए दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट टू, ठीक है, वो दोनों इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, को प्राइम इंटीजर। देन देयर एग्जिस्ट टू को प्राइम इंटीजर्स। कौन कौन से? ए एंड बी। ठीक है, अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो इसके लिए दो को प्राइम इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, ए एंड बी। ठीक है, वो कैसे होंगे, सच दैट वो इस प्रकार के होंगे, कैसे, रूट थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ए अपॉन बी क्या है, इस रूट 3 की रेशनल नंबर में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बी है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए रूट 3 में पूरी हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया, इसको हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया, p और q इन दोनों नंबर को हमने इंटीजर भी बता दिया है, और नीचे जो नंबर है b उसको हमने जीरो के इक्वल शो नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें पूरी हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन को बता दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इट इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 के नीचे यहाँ पर 1 ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ए आ जाएगा, इज इक्वल टू बी की क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स वी गेट, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर a का स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर, और इधर देखिए रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के फैक्टर है। इधर इधर हमने ये क्या किए हुए हैं, ए स्क्वायर के फैक्टर। तो ए स्क्वायर के फैक्टर हमने क्या किए हुए हैं, 3,
एंड बी स्क्वायर। जैसे हम अगर ऐसे हमारे पास कोई नंबर है 10, तो उसके फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 5। तो सेम ऐसे ही हमने ए स्क्वायर के फैक्टर क्या लिखे हुए हैं, 3 × b²। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो 3 है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। 3 क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर। इसका मतलब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, 3 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 3 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 क्या होगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो ये 3 जब ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। और अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 तो फिर ए को भी डिवाइड कर सकता है। इट इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, तो जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो फिर 3 ए को भी डिवाइड कर सकता है। इसे आप स्टेटमेंट नंबर 2 लिख दीजिए। ठीक है, ये 3 ए को डिवाइड कर सकता है। अब देखो, अगर ये 3 ए को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब ये जो 3 है ये ए का फैक्टर होगा। 3 क्या होगा, ए का फैक्टर, क्योंकि ये 3 ए को डिवाइड कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें, हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स 10। ये जो 2 है ये 2 10 को डिवाइड कर सकता है। तो ये 2 क्या होगा, 10 का फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या क्या बात कर रहे हैं, देखिए 3 डिवाइड्स ए, 3 ए को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये जो 3 है वो ए का फैक्टर है। और अगर ये ए का फैक्टर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, अब देखिए ए के फैक्टर लिख दीजिए। ए के फैक्टर क्या क्या है, एक फैक्टर तो ए का हमें ये 3 दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाकी फैक्टर हमें मालूम नहीं है क्या है, तो बाकी को आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर सी मान लीजिए। तो ए के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × सी। लेट तो हमने ए को एज्यूम कर लिया, ए इक्वल टू 3c। अब ये c क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3c। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में, जो स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है उसमें पुट करना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर a के प्लेस पर 3c, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 3b²। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, c का स्क्वायर c² इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या है, 3b²। ठीक है, अब इस 3 को अपॉन में ले आइए। इट इम्प्लाइज दैट 9c² अपॉन में ये 3 आ गया इज इक्वल टू b²। ठीक है, देखिए अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, 3c² और इज इक्वल टू b²। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट,
अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c²। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है इसके फैक्टर हमने क्या लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड में ये क्या है, बी स्क्वायर के फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं ना फैक्टर को। जैसे यहाँ पर हमने 10 के फैक्टर क्या लिखे हुए हैं, 2 इंटू 5, ऐसे ही सेम यहाँ पर बी स्क्वायर के फैक्टर क्या है, 3 इंटू c²। तो हम इस 3 को क्या कह सकते हैं, ये 3 क्या है, बी स्क्वायर का फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट, इसका इस इक्वेशन का क्या मतलब है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो 3 है ये बी स्क्वायर का फैक्टर है। अगर ये 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब ये 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब ये 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ये 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। और अगर ये 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो फिर ये 3 बी को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या लिखा था, 3 डिवाइड्स ए, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया था। अब यहाँ पर 3 डिवाइड्स बी आ गया है तो इसे आप इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन तो नहीं है ये, स्टेटमेंट नंबर 3 लिख दीजिए। तो हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट आ चुके हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 2 में तो ये बताया गया है 3a को डिवाइड कर सकता है, स्टेटमेंट नंबर 3 में ये बताया गया है 3b को डिवाइड कर सकता है। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये पता चल जाता है, यहाँ पर ये जो 3 है ये a को भी डिवाइड कर सकता है और b को भी डिवाइड कर सकता है। तो देखो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, देखो देखिए अब ध्यान से समझिए, देखो तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 2 and 3 we find that, देखिए 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये जो 3 है 3 है ये a एंड b दोनों को डिवाइड कर सकता है। फ्रॉम स्टेटमेंट 2 and 3 we find that 3 can divide 3 can divide both a and b। ये जो 3 है ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, a को भी और b को भी। इसका मतलब ये जो 3 है ये a एंड b का क्या है, कॉमन फैक्टर। therefore 3 is a common factor of a and b। तो इसीलिए ये जो 3 है वो a और b का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट अब हमें मिला है 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ये जो स्टेटमेंट है ये जो हमने एज्यूम किया था उस स्टेटमेंट का क्या है, ये अपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो विरोध करता है। तो ये जो सेंटेंस है ये उस सेंटेंस का विरोध कर रहा है जो हमने ऊपर एज्यूम किया था। हमने एज्यूम क्या किया था, हमने यहाँ पर एज्यूम किया था ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। हमने ए एंड बी को को प्राइम इंटीजर लिया था। को प्राइम इंटीजर का मतलब, को प्राइम इंटीजर वो इंटीजर होते हैं
जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, जिनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 से अलग और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ए एंड बी दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 3, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ये सेंटेंस उस ऊपर वाले सेंटेंस का क्या है, विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट, ये है जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है टू द फैक्ट, कौन से फैक्ट का, जो ऊपर फैक्ट हमने एज्यूम किया था, टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम इंटीजर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कौन सा, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, कौन से का, ए एंड बी आर को-प्राइम इंटीजर, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कैसे यहाँ पर उत्पन्न हुआ, अराइज हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है, हमारे गलत एज्यूम करने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो रॉन्ग अजम्पशन हमारा क्या था, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, कौन सा था रॉन्ग अजम्पशन, दैट की √3 इज अ रेशनल नंबर। ये जो हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है, इस रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर पैदा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट अजम्पशन क्या होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट अजम्पशन। तो करेक्ट अजम्पशन क्या होना चाहिए था, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको ये जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये वाला, इसका पूरा 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस अजम्पशन को पूरा अच्छे से आपको लिखना है, ठीक। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बस यहाँ तक इक्वेशन लाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ये लिखना है, ठीक है। अगर आप इसको ठीक से नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स इस पे कट सकता है।